समसामयिक घटना, अन्तर्वार्ता, प्यानल डिस्कसन आ समाचार विश्लेषणक संगै चर्चित विषय पर चर्चा अपनी सुन सकै छी कार्यक्रम देश काल। जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज पर अवश्य सुनू कार्यक्रम देश काल। नमस्कार, अखन अपने सुन रहल छी मिथिलांचल गर्व जानकी एफएम 106 मेगाहर्ट्ज पर कार्यक्रम देशकाल। हम धैर्यकांत दत्त। एहि कार्यक्रम में हमरा लोकनि देशक समसामयिक राजनीतिक घटनाक्रम, देशक जे वर्तमान अवस्था अछि एहि पर केंद्रित भऽ कऽ बातचीत करबाक प्रयत्न करै छी। एहि क्रम में अखन देश अनिश्चितता में फंसल अछि। देश में सरकार चयन नहि भऽ सक रहल छै, संविधान नहि बनि पाबि रहल छै, विभिन्न प्रकारक व्यवधान सब देश में देखा पड़ि रहल छै। एहि विषय में केंद्रित भऽ कऽ बातचीत करबा लेल आइ हम सब अपन स्टूडियो में आमंत्रित केने छियनि एकटा राजनीति के पैघ अनुभव रखनिहार तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष हृदय त्रिपाठी जी। त्रिपाठी जी, अपने के जय भाषा में सहज है वही भाषा में अपने बाजि सकै छी, मैथिली, हिंदी, नेपाली। सबसे पहले त्रिपाठी जी, अपने एते व्यस्त समय निकाल कर जे हमरा सबके समय दिलौं अखन, ताहि के लेल अपने के बहुत बहुत धन्यवाद आ स्वागत। धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं श्रोता लोगों से क्षमा मांगना चाहता हूं कि मैथिली जैसे एक संपन्न और मीठा भाषा में नहीं बोल पा रहा हूं, समझता हूं, लेकिन इसलिए मैं हिंदी में ही अपनी बात को रखना चाहूंगा, क्षमा मांगते हो। जी धन्यवाद। त्रिपाठी जी, अपने के एक राजनीति के पैघ अनुभव है, बहुत दिन से अपने राजनीति में सक्रिय है, अखन तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सेहो छी अपने। अखन देश केम्हर जा रहा है? देश की स्थिति काफी नाजुक है, अनिश्चितता की ओर। जेठ 14 तक संविधान बनने का संभावना एक बिल्कुल क्षीण है। शांति प्रक्रिया पूरा होने की ओर भी कोई आसार दिखाई नहीं दे रहा है। जेठ 14 के बाद क्या होगा? संविधान नहीं बना रहेगा और संविधान सभा का म्याद ठप करने की कोई गुंजाइश नहीं भी है और उसकी जरूरत भी नहीं है। उसके विषय में राजनीतिक दल जो हैं वो भी उसमें लाभ देखते हैं। जेठ 14 के बाद भी अपने अपने हिसाब से लाभ देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि संघीयता जिसको सबसे ज्यादा जरूरत है, मधेसी समुदाय, आदिवासी, जनजाति, दलित, महिला, जिसको राज्य का पुनर्संरचना करना है, संविधान जब तक बनेगा नहीं वो सार्थक रूप नहीं ले पाएगा, मूर्त रूप नहीं ले पाएगा और संस्थागत नहीं हो पाएगा। सबसे ज्यादा नुकसान में पड़ने वाले समुदाय के रूप में हम लोग हैं यदि संविधान नहीं बना तब। उसके बाद में मधेसी राजनीतिक दलों और नेताओं के ऊपर सबसे बड़ी चुनौती है कि जेठ 14 के बाद मधेसी समुदाय जो उधार में ही अभी तक प्राप्त किया है, जो संस्थागत नहीं हुआ, नगद नहीं हो पाया, उसको कैसे सुरक्षित संरक्षित करें और आगे कैसे बढ़ाएं। इस चुनौती इतिहास ने हम लोगों के कंधे पर डाला है। देश में संविधान सभा के चुनाव भेले, पहली बेर चुनाव भेले, संपूर्ण सभासद सबके एक जनता मैंडेट दिल के जाऊ संविधान बनाओ, सबके हक हित में संविधान बनाओ। ई मैंडेट पूरा होब नहीं जा रहा है, जना अपने कह रहा है जेठ 14 गते संविधान बना के संभावना छीन भ गेल छै। एकर मुख्य दोषी के, एकर मुख्य कारक के? मुख्य दोषी जो विषय वस्तु संघीयता, गणतंत्र, लोकतंत्र, समावेशीकरण, जो प्राप्त उपलब्धि हम लोग समझ रहे हैं, उसी से भयभीत जो है कांग्रेस, हिमालय, माओवादी, तीनों उसके दोषी हैं। मैं कहना यह चाहता हूं कि पूर्व राजावादियों को पता है कि यदि संविधान बन गया तो गणतंत्र संस्थागत हो जाएगा, इसलिए वो चाहते हैं, वो आशा करते हैं कि संविधान न बने, जिसे छोटा राजा, मोटा राजा या जो है सांस्कृतिक राजा, गैर सांस्कृतिक राजा की बात वो करते रहे। संघीयता हमारे लिए, मधेसी समुदाय, आदिवासी, जनजाति, दलित और महिला के लिए आवश्यकता है, बाकी के लिए बाध्यता है। कांग्रेस और हिमालय बाध्यतावश संघीयता पर आया है, संघीयता मधेश आंदोलन का उपज है, देन है। तो ये लोग भी जानते हैं कि संविधान बन जाने के बाद संघीयता संस्थागत हो जाएगा और राज्य का जो बनावट है वो पूरे तरह बदल जाएगा जनसंख्या के अनुपात में, क्योंकि मधेश को इसलिए भी लाभ ज्यादा होगा कि हम मधेश हैं और भूगोल भी हमारे साथ है, हम एक भूगोल में आबद्ध हैं। बाकी के लिए थोड़ा समस्या है लेकिन मधेश के लिए समस्या नहीं है। वो लोग भी नहीं चाहते हैं कि संघीयता युक्त जो सेल्फ रूल और शेयर्ड रूल के हिसाब से या स्वायत्त प्रदेश के रूप में संघीयता का स्थापना हो, ये लोग भी नहीं चाहते हैं। रही माओवादी की बात, तो माओवादी यद्यपि कहता है कि संघीयता चाहिए, लेकिन वो एक प्रशासनिक इकाई के रूप में संघीयता को स्वीकार करता है। वो सोवियत रूस का या चीन का चीन में तो संघीयता है नहीं, सोवियत रूस का संघीयता के तर्ज पे जाना चाहता है, जहाँ केंद्रीकृत शासन प्रणाली का विस्तारित और विकेंद्रित रूप उनका प्रांत हो। एक समय था जब माओवादी युद्ध में था या जो संघर्ष में था,
तो अपने आधार को बढ़ाने के लिए उसने जातीय मुक्ति मोर्चा का नारा दिया। अब वो जातीय मुक्ति मोर्चा वास्तव में संघीयता को स्वीकार करना चाहते हैं, स्वायत्तता युक्त संघीयता चाहते हैं। अब उसको लगने लगा कि हम तो सहयोग लेने के लिए इनको बुलाए थे, ये तो सही में संघीयता मांग रहे हैं, इसलिए वो भी पीछे हट रहा है। एक दूसरा कारण माओवादी ही का जो भ्रम है, वो अपने आप में वो पार्टी भ्रमित है। एक और उसका इच्छा है और उसका बाहरी जो है कथन है कि जो जारी प्रक्रिया है, शांति प्रक्रिया और संविधान निर्माण का, इसको हम आगे बढ़ाना चाहते हैं। लेकिन दूसरे ओर उसका दिक्कत क्या है कि जिस रूप में अपने कार्यकर्ताओं को वो ट्रेंड किया था नया जनवाद के लिए, वो हिम्मत करके अपने कार्यकर्ताओं से नहीं कह पा रहा है कि नया जनवाद बाद की चीज है, इसको हम बाद में पूरा करते रहेंगे, साम्यवाद में जाएंगे, लेकिन तत्काल जो प्राप्त उपलब्धि है उसको संस्थागत करें। क्योंकि डर इसलिए है कि उसके हथियारधारी संबंधित नेता को समाप्त न कर दें। इसलिए हथियार व्यवस्थापन पुनर्स्थापन माओवादी नेताओं को की भावना को और आत्मा को मुक्ति करने के लिए भी आवश्यकता है, और इसी भ्रम का शिकार माओवादी हुआ है। जहाँ तक कांग्रेस वाले हैं, ये संघीयता के पक्षधर हैं नहीं, ये बाध्यता बस संघीयता को आ रहे हैं, तो घाटा इनको तो होने वाला नहीं है संविधान नहीं बनने पर भी। और ये लोग भी जानते हैं कि संविधान नहीं बना तो जेठ 14 के बाद उनकी भूमिका कहीं न कहीं रहेगी, नहीं तो केंद्र की सत्ता तो रहेगा। केंद्रीय सत्ता रहेगा तो राजनीतिक दल के रूप में, राजनीतिक शक्ति के रूप में उनकी भूमिका की खोजी होगी, और उस सहमतिपूर्ण राजनीति में उनका जो भूमिका वो तलाशेंगे। सबसे नुकसान में पड़ेगा मधेसी समुदाय, जिसने आंदोलन किया, जो मधेश सरकार की बात तक उठाई, जिसने शहादत दी, जो संघीयता का वास्तव में संघर्ष करके प्राप्त किया है सैद्धांतिक रूप से, इसको कुछ नहीं मिलेगा। और वही चुनौती हम लोगों जैसे पार्टी, विशेषकर तराई मधेश लोकतांत्रिक पार्टी लगातार जो मधेशवादी पार्टी हैं, उनके सामने ये चुनौती है कि हम मधेश को क्या उस समय कैसे ले जा सकते हैं जिससे उसको कम क्षति हो और जो प्राप्त उपलब्धि है वो जीवित रहे। पैघ चुनौती देख रहल छी जेठ 14 के बाद संविधान निर्माण नहीं भेलै, तकरा बाद केहन चुनौती सब किस देश में केहन प्रकार के अहाँ कल्पना कर रहल छी जेठ 14 के बाद? यदि संविधान निर्माण नहीं भ रहल छै जेठ 14 के बाद, तो देश में केहन प्रकार के उथल पुथल, अराजकता अथवा अशांति अथवा शांति, केहन चीज की कल्पना कर रहल छी यहाँ? शास्त्रीय रूप से देश पुराने द्वंद्व में नहीं जा सकता है, आमने सामने की लड़ाई नहीं होगी, लेकिन जैसे चल रहा है वैसे भी नहीं चलेगा। अराजकता का बोलबाला हो जाएगा, शांति सुरक्षा की स्थिति और बिगड़ जाएगी। अब मैंने जैसे पहले कहा कि उसमें भी सब लोग अपना लाभ देख रहे हैं। माओवादी को लग रहा है कि उस अराजकता में वह जन विद्रोह, जिसका उद्देश्य वो नहीं समझा पा रहा है जनता को, जन विद्रोह काहे के लिए कर रहा है, वो किस चीज के लिए जन विद्रोह कर रहा है, तो वो नहीं समझा पा रहा। लेकिन उसको लग रहा है कि वैसे अराजक की स्थिति में उसकी भी भूमिका रहेगी, उसके पास हथियार है, उसके पास पैसा है, उसके पास संगठन है, इसलिए वो तत्कालीन अवस्था में भी लाभ ले सकता है। कांग्रेस को हम बहुत पुराने पार्टी हैं, लोकतंत्र के नाम में खा पी लेंगे, उसी में अपना रह जाएंगे। एमआलए तो शाश्वत जो है वो सत्ताधारी पार्टी है। एमआलए का भूमिका अभी है क्या कि वो कहीं भी आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है। एमआलए 51 और 56 का राष्ट्रीय प्रजातंत्र पार्टी की भूमिका में है। वो ये चाहता है कि सरकार में वो बने रहे और सरकार उसी का हो नेतृत्व। दूसरा उसका आंतरिक जो विचार है, वो चाहता कि माओवादी को इतना भड़का दें कि वो जो है भड़क करके आवेश में आकर के और सब लोग मिलकर उसको समाप्त कर दें, फिर एमआलए जो है मूल प्रवाह के रूप में, कम्युनिस्ट मूल प्रवाह के रूप में, वामपंथी मूल प्रवाह के रूप में अपने को स्थापित कर सके। ये बात माओवादी नहीं समझ रहा है। माओवादी का दूसरा एक योजना क्या है कि हिंदुस्तान को विशेष करके ऐसा न आवेशपूर्ण अवस्था में पहुंचा दे कि वो अपने सीमा को सुरक्षा के कंसर्न को देखते हुए, संवेदनशीलता को देखते हुए अपनी सीमा को इतना टाइट करे जिससे मधेश प्रताड़ित हो, मधेश को एक दंड मिल जाए, और भारतीय जनता का जो नेपाल के लोकतंत्र के प्रति जो स्नेह रहा है, जो एक किस्म से एक बद्धता रहा है, उसकी भी समाप्ति हो जाए। अपने जना कहलिए जे भारत माओवादी भारत उकसा रहल छै जे मधेसी के मधेश के प्रताड़ित कैल जाए, मधेसी के दंडित कैल जाए, भारत सीमा टाइट कर सके, कड़ा कर सके। ऐसा मधेसी के या मधेश के मात्र हानि हेतै कि संपूर्ण नेपाल के हानि होबे के संभावना देख रहल छी? प्रत्यक्ष हानि तो मधेश को होगा, क्योंकि हम लोगों का रोटी और बेटी का संबंध है, सीमा आर और उस पार जो है।
वो संबंध कम होते जा रहा है। शादी ब्याह कोई करना नहीं चाहता अभी नेपाल में। जो पहले करते थे मधेश का संबंध तो रोटी बेटी का रहा है। ये भी सही है कि मधेश के लोगों का और भारत के बीच में भारतीय समाज जो सीमावर्ती समाज है उसके बीच का संबंध रहा है अभी तक सामाजिक सांस्कृतिक संबंध रहा है। राजनीतिक संबंध दिल्ली और काठमांडू का ही रहा है। जो भी चाहे राणा काल में हो या शाह काल में हो, राजा हो लोग हो, पंचायत हो, नेपाल का वास्तव में कहा जाए तो कोई भी परराष्ट्र नीति नहीं है। यहाँ शासकों की नीति है जिसको परराष्ट्र नीति कहा जाता है। कोई शासक जो शासन में रहता है वो चाहता अपना आयु को लंबाने के लिए हिंदुस्तान के साथ इतना न ज्यादा जो है संबंध प्रगाढ़ करें कि वो सपोर्ट करता रहे। जो नहीं रहता है वो आने के लिए फिर चक्कर में पड़ा रहता है कि हमको शासन में आना पड़े। लेकिन मधेशियों का ऐसा संबंध नहीं है। मधेश का संबंध विकसित हुआ है मधेश विद्रोह के बाद। मधेश विद्रोह ने अपने आप को संसार में स्थापित किया एक इकाई के रूप में, और पहली बार वो उसने ताकत के रूप में ये स्वीकार कराया कि मधेश अब पहले जैसे नहीं रहेगा, मधेश अपना हक लेकर के रहेगा और इस देश में मधेश भी है। इसके पहले लोग मधेश नहीं समझते थे। तो ये जो माओवादी का नया जनवादी क्रांति जो उसका अपना चर्चा पर चर्चा कर रहा है, यह कथित जन विद्रोह, जो हम कथित इसलिए कर रहे हैं कि जन विद्रोह किस लिए करना चाहता है। यदि शांति और संविधान के लिए करना चाहता है तो संविधान सभा ही है। शांति प्रक्रिया के लिए काफी काम जो हो रहा है, संविधान सभा काज नहीं कर सक रहल छै, संविधान सभा संविधान नहीं देव रहल छै। संविधान सभा घर तो है नहीं, सबसे बड़ा पार्टी तो माओवादी है, दूसरे में कांग्रेस है, तीसरे जो है एमआलए ही है। कोई ऐसा बाधा कर नहीं रहा है, हम लोग तो रोक नहीं रहे हैं, हम लोग तो सहयोगी कर रहे हैं उसमें संविधान निर्माण करने के लिए। इसलिए हो क्या रहा है कि जो तीनों बड़ी पार्टी विशेष करके माओवादी यदि जन विद्रोह कहता कि हम शांति और संविधान के लिए करेंगे तो भाई शांति के लिए शांति प्रक्रिया है, अनमीन अभी भी है, 15 जनवरी तक रहेगा, उसका भरपूर लाभ उठावे वो, और संविधान सभा है, संविधान बनावे। लेकिन उधर ध्यान नहीं है उसका। और जो विद्रोह की बात वो कर रहा है वो यदि जनवादी विद्रोह है तो आपके लोकप्रिय इस कार्यक्रम के मार्फत मैं आदरणीय मधेसी जनता से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि माओवादी का जनवाद मधेश को कदापि किंचित स्वीकार नहीं होगा। मधेश जो है उस जनवादी क्रांति का विरुद्ध में खड़ा होगा और मधेसी को खड़ा होना पड़ेगा। उसके सर्वाइवल अपने अस्तित्व के लिए भी उसको खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मधेश जो है लोकतंत्र का एक ऐसा पालना रहा है, जो पलंग रहा है, इसमें बहुत लोग आराम कर चुके हैं। बीपी कोइराला से लेकर गिरिजा प्रसाद कोइराला से लेकर के टंग प्रसाद तक जो है इसी मधेश के पालना और झूले में झूलते रहे लोकतंत्र के हिसाब में। अब मधेश अभी तक दूसरे के लिए लड़ा, अब अपने लिए लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। और वो लड़ाई लोकतांत्रिक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक देश नेपाल बना करके और स्वायत्त मधेश प्रांत का स्थापना करके ही मधेश जो है सांस लेगा। एक दूसरी बात, किसी को ये भ्रम है कि जेठ 14 के बाद मधेश की जो उपलब्धि प्राप्त हुई है मधेश फिर शून्य हो जाएगा, शून्य में चला जाएगा और इस पर हम अपना सत्ता कब्जा के हिसाब से इसके मनोबल को हम गिरा देंगे। तो कृपया करके वो कल्पना छोड़ दें लोग। जो मधेश की भूख जग गई है ये बिना खाए हुए पूरा नहीं होगी। मधेश को स्वायत्त प्रदेश लेकर के मधेश छोड़ेगा। देर सवेर, कठिन रास्ता, दुरूह रास्ता या आसान रास्ता, ये उन पर निर्भर है कि रास्ता कौन मधेश को आप दे रहे हैं। शासक तय करता है कि संघर्ष का रास्ता कौन होना चाहिए, शोषित नहीं तय करता है। मधेश शोषित तो है लेकिन वो रास्ता तय करना नहीं चाहता। शासक यदि बलपूर्वक मधेश के ऊपर दमन करना चाहेगा तो मधेश उसके लिए भी तैयार है। और दूसरी बात, मधेश की भूगोल ऐसी है, मधेश का इतिहास उसको साथ दे रहा है। जैसे आदरणीय मोहन ठाकुर जी आज भी बोले इस चीज को कि मधेश को कोई साथ नहीं देगा तो इसका इतिहास देगा साथ। और मैं कह रहा हूँ कि इसका भूगोल भी ऐसा है कि मधेश को हथियार उठाने की जरूरत नहीं है। सीमा पर मधेसी नौजवान, महिलाएं, युवा सब बैठेंगे और देश जो है अपने आप करवट बदल लेगा। त्रिपाठी जी, एक देश में अखन के वर्तमान के जो परिस्थिति से सरकार निर्माण हो पाइ रहल छै। 5 महीना करीब भ गेलै माधव नेपाल के राजीनामा देला। सरकार किया नहीं बन रहल छै? सरकार केना बनते नेपाल में कि या सरकार चलत रहते की बुझाई अपने के? स्पष्ट बात है कि माधव नेपाल की राजीनामा माधव नेपाल द्वारा सृजित षड्यंत्र पूर्ण राजीनामा था। किसी का राजीनामा उनका मांगा नहीं था। उनके पार्टी में चर्चा चला होगा। वो लोग कहते हैं कि माओवादी ने मांगा, तो माओवादी तो शुरू में जब वो बने नहीं थे तभी से मांग रहा था।
माओवादी के राजीनामा मांगने से वो नहीं दिए हैं, उनके पार्टी में चर्चा चला होगा, और लेकिन उनके सहकार्य दल में किसी ने भी उनका राजीनामा नहीं मांगा था। माधव नेपाल ने निश्चित षड्यंत्र के तहत, सोची समझी चाल के तहत राजीनामा दिया था, और राजीनामा देने के बाद कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए भी जो है माधव नेपाल जो कर रहे हैं वही अभी एक पर्यटक के रूप में घूम रहे हैं। कभी बाघ सम्मेलन में जाते हैं, अंतिम में चूहा सम्मेलन में जाएंगे, और यही करते करते देश के जो अवस्था है उसके प्रति बिल्कुल संवेदनहीन है। एक दूसरा एमाले की जो भूमिका है, मैंने कहा कि ये 51 और 56 के राष्ट्र प्रजातंत्र पार्टी की जो भूमिका थी उसी भूमिका में एमाले है। एमाले नाम की पार्टी वास्तव में कहा जाए तो वर्तमान राजनीतिक संदर्भ में इसकी औचित्य समाप्त हो गई है। यदि वो वामपंथी है तो नकली वामपंथी की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि सकली माओवादी आ गया है। प्रजातंत्रवादी ये हो ही नहीं सकता, सत्ता से ये दूर हट ही नहीं सकता, चाहे प्रतिगमन आधा सचिव कह के माधव नेपाल का निवेदन हो या सरकार में जाने की बात हो। इसलिए इस पार्टी का कोई अब औचित्य नहीं है। ये पार्टी महज जो है, जो अग्रगमन है उस अग्रगमन को रोकने के लिए एक तो बैठी हुई है बाधक के रूप में, दूसरा वो माओवादी को भड़काने में पड़ी हुई है कि माओवादी समाप्त हो जाए तब जाकर के एमाले का जो है अपना फिर सिक्का चलेगा, नहीं तो उसका खोटा सिक्का चलने वाला नहीं।